जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका सीबीएल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपका सारथी चंद्रकांत शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं 31 अक्टूबर से 5 नवंबर के मध्य होने वाली समसामयिक घटनाक्रम के विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें या मुख्य परीक्षा की बात करें, तो आज हम जिस विषय सूची पर नजर डालने वाले हैं, जिन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, उनको एक बार देख लेते हैं और फिर इनके बारे में विधिवत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं खासी उत्तराधिकारी संपत्ति विधेयक 2021। अभी जो मेघालय की जो ऑटोनोमस बॉडी होती है ना, जनजातीय क्षेत्रों की जो जिला परिषदें होती हैं, उनके द्वारा एक विधेयक ऐसा बनाया गया है जो संपत्ति के समान वितरण की बात करता है। तो हम देखेंगे कि क्या होता है मेघालय में जनजातियों के लिए संपत्ति के वितरण की मात्रा, क्योंकि यहाँ पर मात्र सत्तात्मक व्यवस्था चल रही थी, तो उसको बदलने का काम किया जा रहा है। ठीक है, महिलाओं से संपत्ति अधिकार छीनकर पुरुषों को भी बराबर अधिकार देने की बात की जा रही है। तो अभी ये बिल जो है वो प्रक्रिया में है, विधेयक लाया गया है, पास होने के बाद की चीजें अलग होंगी। तो अभी हम इसको समझेंगे कि क्या इसके प्रावधान है, क्यों लाया जा रहा है। भाषा संगम पहल, एक भारत श्रेष्ठ भारत, नया प्रोग्राम, नया कार्यक्रम लेके आई है सरकार की। सभी जो 22 जो हमारी भाषाएं हैं, वो हर एक व्यक्ति को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में या ई दिशा या पाठशाला जो ऑनलाइन एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म है सरकार के, उनके द्वारा सभी व्यक्ति को सिखाए जाने का प्रयास किया जाएगा। तो हम इसके बारे में देखेंगे। वहीं हम भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या जो रिपोर्ट 2020 आई है, ठीक है, जो बहुत चिंताजनक रिपोर्ट आई है कि आत्महत्या के मामले जो है 2020 में बढ़े हैं। क्योंकि स्वाभाविक भी था कि 2019 से 20 का जो दौर था वो आर्थिक गिरावट का दौर था। इस काल में बहुत सारे लोगों ने अपने जो काम धंधे थे उनसे हाथ धोए, नौकरियों से लोग जो थे वंचित हो गए। तो कई बार इस तरह की जो प्रवृत्ति आती है कि आत्महत्या के कदम उठा लेते हैं लोग। तो हम देखेंगे कि रिपोर्ट क्या है, राज्यवार उसकी क्या स्थिति है और व्यक्ति के मतलब पेशेवर गैर पेशेवर लोगों के बीच में कितना जो प्रतिशत है उसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969। इसमें संशोधन की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम नजर बनाते हैं हमारे पहले टॉपिक की, यानी कि मेघालय के जो खासी उत्तराधिकारी संपत्ति विधेयक 2021 है, इसको जो बनाया गया है इसके बारे में। ठीक है, तो ये लेके कौन आ रहा है, तो आपको याद रखना है कि खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो खासी पहाड़ियों की जो स्वायत्त एक जिला परिषद होती है, उसके द्वारा इस विधेयक को बनाया गया है। और इस विधेयक से क्या होगा कि यह विधेयक जो खासी समुदाय के भाई बहन होते हैं, इनके बीच में पैतृक संपत्ति का समान वितरण करना चाहता है। अभी पुत्र को तो नहीं मिलती है संपत्ति, किसको मिलती है, पुत्री को मिलती है। तो एक अलग प्रथा चल रही है यहाँ पर, जनजातियों की जो कई वर्षों मतलब सदियों से चली आ रही प्रथा को परिवर्तित करने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है इस बिल के माध्यम से। क्योंकि जो प्रस्तावित विधेयक है ना, वो जो मातृवंशीय वाली खासी जनजाति की विरासत वाली प्रणाली चल रही है, उसको बदलने का काम करने वाला है। यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी। तो अब लाया गया है, विरोध भी हो रहा है, इसके बारे में बहुत सारी बातें भी आ रही हैं। जब पास होगा तो देखा जाएगा। जरा ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये मात्र सत्तात्मक वंशीय प्रणाली क्या होती है। तो देखो, हम शुरुआत से अगर हम ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता से हम पढ़ते आ रहे हैं कि भारतीय समाज जो है ना, हमेशा पितृ सत्तात्मक रहा। मतलब घर के निर्णयों में भी पुरुष प्रधान रहा, संपत्ति के बंटवारे में भी पुरुष प्रधान रहा, और निर्णय निर्माण की क्षमता हो तो वहां पर भी पुरुषों की ही बात आती रही। कुछ राजवंश हुए जिन्होंने मात्र सत्तात्मक सत्ता क्या होने का दिखावा भी किया, जैसे सातवाहन वंशी शासकों ने अपनी माताओं के नाम राजाओं के नाम के आगे लगाए, लेकिन राजा हमेशा पुरुष ही बनता रहा। लेकिन जब हम जनजातीय क्षेत्रों की बात करते हैं और खासकर मेघालय की 3 जातियों खासी, जयंती और गारो, ये 3 जनजातियां जो हैं अभी भी संपत्ति के अधिकार को लेकर मातृवंशीय प्रणाली के आधार पर चल रही हैं। यहाँ इनकी संपत्ति का जो मालिक होता है वो पुत्री होती है, वो बेटी होती है, यानी कि महिला होती है। तो इसी आधार पर जो प्रणाली चल रही है वो चलती है। अगर हम बात करें कि बच्चे
माँ का उपनाम लेते हैं, क्योंकि प्रत्यसत्तात्मक स्थिति में हमेशा बेटे के साथ बेटी के साथ पिता का सरनेम लगता है, लेकिन यहाँ पर पत्नी के घर का यानी कि मायके का जो सरनेम है वही चलता है और उसके बाद माता का सरनेम ही आगे बढ़ता है। ठीक है, पति अपनी पत्नी के घर में चला जाता है विवाह के बाद, मतलब पत्नी के पास संपत्ति पहले से होती है क्योंकि वो उस घर की मालकिन होती है, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, और परिवार की सबसे छोटी बेटी, ठीक है, मतलब अब भाई अगर जा रहा है अपनी पत्नी के घर, ठीक है, तो संपत्ति किसको मिल गई? उस घर की सबसे छोटी बेटी, जिसे खतदुह कहा जाता है। तो ये पैतृक या कबीले की संपत्ति का पूरा हिस्सा हो जाता है इसका। ठीक है, खतदुह जो होता है भूमि की संरक्षक बन जाती है और भूमि से जुड़ी हुई सभी जिम्मेदारियां लेती है। अब ये जिम्मेदारियां क्या हैं? अगर वो संपत्ति की मालिक है, स्वाभाविक सी स्थिति है उस घर में रहने वाले वृद्ध माता पिता हो या निराश्रित भाई बहन हो, उन सभी की जिम्मेदारियां इसी व्यक्ति पर आने वाली है क्योंकि इसे संपत्ति का अधिकार प्रदान कर दिया गया है। तो ये मातृसत्तात्मक जो वंशीय प्रणाली थी, ये एक प्रथा के रूप में या एक विरासत के रूप में कई वर्षों से चली आ रही थी। इसमें और चीजें ये थी जिन पे हम नजर डालते हैं कि यदि केवल पैतृक या कबीले सामुदायिक संपत्ति पर लागू होती है। इसका मतलब क्या है कि वह संपत्ति जो वर्षों से इनको प्राप्त होती आई है उसी प्रकार की संपत्ति पे इनको अधिकार मिलेगा। लेकिन जब स्व अर्जित संपत्तियों की बात आती है तो स्व अर्जित संपत्ति भाई बहनों के बीच में समान रूप से, क्योंकि वो तो अपने रूप से कमाई गई थी, अगर उनको पैतृक संपत्ति मिली है तो उसका समान बताए, उसकी जो स्थिति है वो पुत्री को जाएगी। लेकिन अगर खुद के द्वारा, स्वयं के द्वारा, नई पीढ़ी के द्वारा कमाई गई है तो फिर वो जो है वो भाई और बहनों दोनों में समान रूप से वितरण करने की बात कही जा रही थी। ठीक है, इस पारंपरिक अगर व्यवस्था में अगर किसी दंपत्ति की कोई बेटी नहीं है, एक चीज समझने वाली है कि अगर मान लो कि बेटी हुई नहीं तो बेटे को संपत्ति देने की तो बात इन्होंने की नहीं है, तो फिर उस संपत्ति पर जो कबीला होता था उसका अधिकार हो जाता था। ठीक है, तो आप यहां समझेंगे कि अगर किसी को कोई बेटी नहीं है तो संपत्ति जो है पहले पत्नी की बड़ी बहन को, है ना, या उसकी बेटियों को सौंप दी जाती थी। और ऐसा कुछ भी नहीं होता था, अगर बेटियों वाला बहन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था तो सीधी सीधी बात है कि कबीला जो होता था उस संपत्ति पर कब्जा कर लेता था। तो ये एक मातृवंशीय प्रणाली के बारे में हमने समझा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे मातृवंशीय प्रणाली को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि जनजातियों की एक प्राचीनतम प्रथा या एक सांस्कृतिक विरासत को परिवर्तन करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। महिला सशक्तिकरण पर इस प्रणाली का क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, अब प्रभाव की जब हम बात करते हैं ना तो हमारे मन में यह आता है कि महिला सशक्तिकरण, अगर पुत्री को, महिला को संपत्ति का अधिकारी बनाया गया था तो कितने प्रतिशत तक वो उस अधिकार का लाभ ले पा रही थी। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक नियम लागू होता है, हम बात करें संरक्षणात्मक संबंधी समस्या। ठीक है, अब संरक्षणात्मक समस्या क्या है कि जिसके पास संपत्ति होगी वही संरक्षक के रूप में काम करेगी, यानी कि स्वामित्व केवल एक व्यक्ति में निहित होता है इसमें। ठीक है, क्योंकि संपत्ति जो थी वो बहन की बेटी को दी गई थी, मतलब जो मामा था उस संपत्ति के लिए अनुमति देने वाला व्यक्ति बन जाता है, संरक्षक बन जाता है। निर्णय यानी कि उसके संपत्ति को अगर बेचने की बात है, ठीक है, यानी कि खरीद फरोख्त की बात है, तो जब तक उसके मामा की अनुमति नहीं मिल जाएगी वो लड़की या वो महिला इस प्रकार के कार्य नहीं कर सकती। तो संरक्षक के रूप में जो मामा है या पुरुष हो जाता है, तो एक संरक्षकता संबंधी जो समस्या है वो बनी रहती है। और उस महिला को अपने निराश्रित माता पिताओं की बात करें, ठीक है, अविवाहित या निराश्रित भाई बहनों की बात करें, तो दोनों के लिए काम करना होता है और उनकी रक्षा करनी होती है, उनका पालन पोषण करना होता है। ठीक है, यहां पर एक चीज देख लेते हैं। दूसरी बात यह है कि मातृसत्तात्मक लोग, ठीक है, अक्सर मातृसत्तात्मक शब्द यानी जहां महिलाएं प्रमुख के रूप में काम करती हैं, ठीक है, इसको लेकर बात होती है। लेकिन यहां पर यह मामला थोड़ा सही नहीं बैठता है। ठीक है, क्योंकि जहां महिलाएं प्रमुख रूप से कार्य करती हैं ना, वहां महिलाओं को गतिशीलता की स्वतंत्रता, शिक्षा तक समान पहुंच, लेकिन मेघालय में अगर इस तरह की बात करें तो निर्णय लेने में उनकी भूमिकाएं नहीं हैं, भले ही संपत्ति की वो अधिकारी हैं। और ये मेघालय क्या, पूरे भारत की अगर हम बात करें तो महिलाओं का निर्णय निर्माण में या उनका आर्थिक रूप से समृद्ध होने के बावजूद भी जिस प्रकार की राजनीतिक और सामाजिक प्रतिभागिता मिलनी चाहिए थी वो अभी भी अधूरी है। कुछ प्रयास किए जा रहे हैं,
है ना, समाज का नजरिया बदल रहा है, लेकिन ये चीजें अभी भी अधूरी ही हैं। भले ही हमने पंचायतों में 50% व्यवस्था के तहत उनको राजनीतिक अधिकार प्रदान किया हो, लेकिन अभी भी सरपंच हो, सचिव हो, विधायक हो, महिला बन तो जाती है, लेकिन जो उसका पति होता है ना, सरपंच पति, विधायक पति, वो ही पुरुष ही जो होता है वो सभी निर्णय लेने का हकदार होता है। तो यहां पर भी यही समझ में आता है कि राजनीति या प्रमुख संस्थानों में सत्ता के पदों पर बामुश्किल ही जो महिलाएं हैं वो बैठ पाती हैं, और बैठ जाती भी हैं तो उनके निर्णय के पीछे कोई ना कोई पुरुष बना होता है। ठीक है, तो यहां पर मात्र सत्तात्मक जो व्यवस्था है उसको भी परिवर्तन किया जा रहा है। हालांकि अब विधेयक के बारे में हम बात करें कि विधेयक के बारे में इतना हल्ला क्यों हो रहा है, विधेयक लाया जा रहा है। विधेयक क्या बात कर रहा है कि अगर संपत्ति है ना, तो जिस प्रकार से पूरे भारत में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत बराबर पुत्र और पुत्री को संपत्ति बराबर प्रदान की जाती है, तो उसी तरह यहां भी होना चाहिए। लेकिन चूंकि जनजाति वाला इलाका है, तो हम मेघालय, असम, त्रिपुरा और मणिपुर की बात करते हैं, अमे मित्र जैसे हम लोग कहते हैं, तो ये छठी अनुसूची में शामिल जनजाति क्षेत्र है, और यहां पर कुछ कानून नियमों को बनाने का अधिकार जिला परिषदों को दिया जाता है। फिर उनके ऊपर जो राज्य की सरकार होती है वो अनुमति प्रदान करके कानून बना लेती है। तो उसी लिए इस जिला परिषद ने क्या किया है कि जो विधेयक बनाया है उसमें पुरुष और महिला यानी कि भाई और बहनों के बीच में पैतृक संपत्ति के समान वितरण की परिकल्पना की गई है कि अब संपत्ति का जो बंटवारा है वो दोनों को बराबर दिया जाएगा। वहीं माता पिता को यह भी अधिकार देने की बात की जा रही है कि वो अपनी बात से निर्भर करेंगे कि संपत्ति किसके नाम करना चाहते हैं। यदि बेटा नालायक है तो बेटी के नाम पे हो जाएगी, बेटी अगर अयोग्य निकली तो पूरी संपत्ति बेटी। ये माता पिता को अधिकार होगा कि वो अपनी संपत्ति किस बेटे या बेटी को प्रदान करना चाहते हैं। दो बातें निकल के आई, एक तो समान वितरण की बात कर रहा है, दूसरा ये कि विकल्प रख रहा है कि वो जो माता पिता है वो अपनी संपत्ति है किसे देना चाहते हैं। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई गैर खासी जनजाति मतलब कोई गैर खासी जनजाति का महिला या पुरुष यदि किसी गैर खासी महिला या पुरुष से विवाह कर लेते हैं तो इस प्रकार की संपत्ति में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा, इसमें इस प्रकार की कोई भी संपत्ति उस व्यक्ति के पास नहीं जाएगी। तो एक चीज यहां से ये भी निकल के आ रहा है कि ये जाति व्यवस्था को बनाने के लिए भी बात की जा रही है कि कम से कम जनजाति वाले जो लोग हैं अपनी शादी विवाह का जो कार्यक्रम है वो अपनी जाति के लोगों में ही बनाएं। ठीक है, और वैवाहिक संबंध जो है वो अपनी जाति में ही बनाएंगे तो जाति में वृद्धि होगी, जनजाति जो लोग हैं उनकी संख्या में वृद्धि होगी। तो इसलिए ये भी रोका गया है कि अगर गैर खासी शादी करोगे तो उसके रीति रिवाजों के बाद में आपको भाई बहन को पैतृक संपत्ति प्राप्त करने से रोकता है। मतलब इस प्रकार की संपत्ति इनमें से किसी को भी नहीं मिलने वाली है अगर इन्होंने दूसरी जाति में शादी कर ली। तो ये तीन बहुत महत्वपूर्ण जो बातें हैं जो विधेयक में रखी गई हैं। अब विधेयक जब पास होगा तो देखना होगा आखिर इस विधेयक की आवश्यकता क्यों आई। तो वही हम देख रहे हैं कि भाई साहब संपत्ति के बंटवारे को जो है वो समान वितरण के रूप में लेके आने था। मतलब क्या कह रहे थे ये लोग कि भाई साहब जब से ये संपत्ति इस तरह से बढ़ती आ रही है तब से क्या हो रहा है कि पुरुष के साथ अन्याय हो रहा है। सारी संपत्ति महिला के नाम पे या महिला की बहन के नाम पे या उसकी बड़ी बेटियों के नाम पे चली जा रही थी। ठीक है, तो पुरुष प्रधान समाज था उसका विघटन हो रहा था। ठीक है, समान संपत्ति का जो वितरण था उसको रोक रहा था, इसलिए इस बिल को लाने की कल्पना की गई है। वहीं यह मातृवंशी खासी जनजाति की विरासत की सदियों की पुरानी प्रथा को भी संशोधित करेगा, जो एक बहुत बरसों सदियों से युगों युगों से चली आ रही उस व्यवस्था को बदलने का काम करेगा। तो इसी आवश्यकता के लिए ये विधेयक लेके आ गए हैं यहाँ के लोग। अब देखना होगा कि इसको कब पारित किया जाता है और पारित करने के बाद राज्य सरकार इसे कब से लागू करती है। लागू होगा तो हम फिर से इस पर चर्चा करेंगे कि किन किन प्रावधानों के साथ लागू किया, लेकिन अभी आपके दिमाग में ये सारी चीजें होनी चाहिए कि इस प्रकार की व्यवस्था को लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम दूसरे विषय की बात करते हैं आज की, और वो है हमारा भाषा संगम। ठीक है, मतलब शिक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में, अब राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो सरदार पटेल की जयंती पर मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ठीक है, इस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस एक ऐसा दिवस था, यानी कि हम यूं कहें कि पटेल का जो योगदान रहा भारत में, बहुत सारी रियासतों को एक करके एक भारत की जो उनकी कल्पना थी उसी को लेकर बनाया गया। ठीक है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत वाली संकल्पना के तहत में भाषा संगम पहल भी शुरुआत की गई है। ठीक है, अब ये जो भाषा संगम पहल है ना,
थोड़ा सा देखें हम कि मतलब राष्ट्रीय एकता दिवस की और श्रेष्ठ भारत की शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई थी, लेकिन अभी जब पटेल जी की 140वीं जयंती मनाई गई, ठीक है, तो उसके आधार पर ही बात की गई कि भाई साहब हम इस दिवस को मनाएंगे और भाषा संगम लेके आएंगे। अब भाषा संगम है क्या, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर एक आपका नजरिया बना देता हूं कि भाषा संगम में लेके आए हैं कि भारतीय 22 भाषाओं को, मतलब संविधान की अनुसूची 8 में वर्णित जो 22 भाषाएं हैं देश के लिए, उन 22 भाषाओं को उन 22 भाषाओं में जो हम रोजमर्रा के जीवन में, दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उन शब्दावली को, यानी कि उनके बुनियादी वाक्यों को सिखाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत शिक्षा मंत्रालय की पहल चालू की गई है। और इस पहल में क्या होगा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी के द्वारा एक ऐसा वातावरण, ऐसा पाठ्यक्रम तय किया जाएगा कि पढ़ने वाले बच्चे हिंदी हो तो उसके साथ अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु, है ना, जितनी मतलब जो 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाएं हैं, उन भाषाओं को सीखने का भी प्रयास किए। मतलब एक भाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषा में आने वाले शब्दों को भी सीखने का प्रयास करें। इससे क्या होगा, विविधता आएगी। यदि कोई एक स्कूल का, मतलब हम यूं बात करें, मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति अगर कर्नाटका जाता है तो उसे कन्नड़ आनी चाहिए, है ना, वो तेलंगाना जाता है तो तमिल तेलुगु आनी चाहिए, या तमिल तेलुगु वाले लोग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान जाते हैं तो उन्हें हिंदी आना चाहिए। तो एक भाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषा सिखाने का प्रयास यहां से किया जाएगा, ठीक है। लोगों को अपनी मातृभाषा तो आएगी आएगी, साथ में वे अन्य भारतीय भाषाओं में भी बुनियादी बातचीत कर सकेंगे। अब बुनियादी बातचीत का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप किसी भी राज्य में जाएंगे ना, बेहिचक आप वहां पर जो है सरवाइव कर सकते हैं, वहां पे आराम से आप जो है घूम फिर सकते हैं, क्योंकि आपको शुरुआती जो वातावरण, शुरुआती बातचीत का तरीका है वो आपको आता है, ठीक है। और यह जो प्लेटफॉर्म है, दीक्षा प्लेटफॉर्म हो, ई पाठशाला प्लेटफॉर्म हो, या जो पुस्तिकाएं आएंगी 22 भाषाओं की, उनके माध्यम से बच्चों को और बाकी लोगों को सिखाने का प्रयास किया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी पहल है, एक सांस्कृतिक विविधता वाले समायोजन की तरफ ले जाने की ये पहल है कि चलो हम अपने भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, ठीक है। और कैसे बनाएंगे कि 22 भाषाओं के जो बुनियादी शब्द हैं वो सिखाते रहेंगे, ठीक है। तो किसकी पहल है, आपको यह भी याद रखना है, शिक्षा मंत्रालय की। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को एक समयावधि दी जाएगी कि भाई साहब आप इतनी समयावधि के तहत दूसरे राज्य और दूसरे केंद्र शासित के साथ में जुड़ो और उस दौरान अपनी भाषा, साहित्य, व्यंजन, त्योहार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पर्यटन के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ विचारों का जो है आदान प्रदान करो। मतलब क्या होगा, स्कूल से स्कूलों को जोड़ा जाएगा राज्यों के द्वारा कि कोई जो है मतलब दक्षिण भारतीय राज्य उत्तर भारत के राज्य के यहाँ पे कुछ समय के लिए, जैसा हम देखते हैं कि जो नवोदय विद्यालय होते हैं या केंद्रीय विद्यालय होते हैं, तो यहाँ के बच्चों का हर वर्ष में 3 महीने 4 महीने के लिए एक टूर बनाया जाता है कि वो दूसरी भाषा, द्विभाषिक राज्य में जाएंगे, वहां रहेंगे और उस भाषा के बच्चे इस स्कूल में आते हैं। 3-4 महीने तक वो प्राथमिक चीजों को सीखते हैं। तो इससे क्या होता है भाई, कोई गुजराती अगर मध्य प्रदेश आएगा तो मध्य प्रदेश की कला संस्कृति को समझेगा, मध्य प्रदेश का बच्चा गुजरात की भाषा, वहां के व्यंजनों को समझेगा, त्योहारों को समझेगा, दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत के लोगों को समझेंगे। तो इससे सांस्कृतिक जो विविधता या विरासत है उसका आदान प्रदान होगा। तो सभी लोगों के, सभी राज्यों के लोगों के मन में एक आपसी जो भाईचारा है, सद्भाव है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ये सारी व्यवस्थाएं शुरू की जा रही हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे तीसरे विषय की, यानी कि हाल ही में एनसीआरईबी ने, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इस संस्था ने आत्महत्या के मामलों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की जिसे 2020 रिपोर्ट के नाम से जाना जा रहा है। और यह रिपोर्ट ये बतलाती है कि वर्ष 19 और 20 के दौरान में आत्महत्या के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है, यानी कि दुर्घटना या आत्महत्या के मामलों से, आत्महत्या के दौरान होने वाली मौतों में जो है वृद्धि देखी गई है, ठीक है। तो
अब हम ये देख पाते हैं कि आखिर ये विषय जो चर्चा का विषय था और इस विषय में इतनी सारी जो चीजें हैं वो कैसे निकल के आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जारी ये याद रखना है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा भारत में मतलब दुर्घटना से हो या आत्महत्या के मामलों से मौत होने वाली है उनमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। ठीक है, कैसे बढ़ोतरी देखी जा रही है इसको हम इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये पीले पीली जो लाइन आपको दिख रही हैं, ठीक है, ये 2020 की है और हरी वाली जो हैं वो 2019 की हैं। तो कितने प्रतिशत या किन आंकड़ों के साथ बढ़ोतरी हुई है, किस वर्ग के लोगों में हुई है, उस पर नजर डालते हैं। ठीक है, मामला देखने को यह मिल रहा है कि सबसे ज्यादा आत्महत्या के मामले दैनिक वेतन भोगी वाले लोगों के साथ हैं। दूसरे नंबर पे महिलाएं हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे और अन्य पर्सन है जिसमें किसान भी आता है या अन्य कोई। चौथे स्थान पर जो स्व उद्यमी लोग हैं या जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद का बिजनेस करते हैं या खुद के ही कुछ काम धंधे चलाते हैं, तो ऐसे लोगों की संख्या है। उसके बाद सैलरी वाले लोग हैं। ठीक है, फिर विद्यार्थी है, स्टूडेंट वर्ग है, इसमें भी काफी हद तक जो मात्रा देखी गई है आत्महत्या के मामलों की, मौतों की, वो बढ़ी है। ठीक है, उसके बाद अन्य सेक्टर आता है और फिर सबसे आखिरी में है रिटायर्ड या सेवानिवृत्त लोग, जो 60 साल तक काम धंधे किए उसके बाद सेवानिवृत्त हो गए, रिटायरमेंट ले लिया, और उन लोगों की संख्या जो है कम है। लेकिन आत्महत्या तो आत्महत्या है, एक गुनाह है, एक अपराध है। जो कायर लोग होते हैं वो ही इस तरह की चीजें करते हैं, लेकिन उनके पीछे जो कारण होता है उस कारण की एक अपनी व्यथा होती है। ठीक है, लेकिन हर चीज का नतीजा ये नहीं कि आपने मौत को गले लगा लिया और सब चीज। जब आप मर जाते हो तो उसके पीछे आपके परिवार वालों को, आपके स्नेहीजनों को कितना दुख होता है या आपके कारण वो कितनी कठिन परिस्थितियों के दौर से गुजरते हैं ये आपको नहीं पता होता है। आप तो मर जाते हो, तो कभी भी कि निराशा आ जाए, विकट परिस्थितियां आपके सामने हो, लेकिन आत्महत्या जैसी गंदी जो विचारधारा है उसको अपने मन में लाने का नहीं है। ठीक है, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब देखें, हम यहां अगर दैनिक वेतनभोगी लोगों की बात करें तो यहां पर आप आंकड़े देख पाओगे कि 35,000 मतलब 40,000 के लगभग आंकड़ा पहुंच गया, जो कभी 35,000 के लगभग था। मतलब साल भर में इतनी मृत्यु हो गई है। वहीं दूसरे नंबर पर जो है घरेलू महिलाएं हैं, हाउसवाइफ हैं, है ना। अब इनकी मृत्यु के पीछे के कारण ये होता है कि कई बार दहेज के केस होते हैं, कई बार परेशानियां होती हैं, पति के द्वारा प्रताड़ना होती है, शराबखोरी के बाद मारा जाता है, पीटा जाता है, मतलब घरेलू हिंसा के मामले, या कई बार महिलाएं जो विकट परिस्थितियां आ जाती हैं उनका सामना करने में सक्षम नहीं होती हैं, या और अन्य जो कारण होते हैं, कहीं एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर हो जाता है पति का या पत्नी स्वयं का हो जाता है पकड़े जाने पर समाज से बचने के लिए। तो इस तरह के मामलों में भी ये हत्याओं के मामले बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। उसके बाद अन्य लोग, ठीक है, नौकरी पेशा वाले लोग हैं, ठीक है, बेरोजगार लोग हैं, सैलरी वाले लोग हैं, है ना। विद्यार्थियों के मामले में भी अगर हम रिपोर्ट को देखें तो 5 से 10-20% का जो मामला है वो देखने को मिल रहा है। अब छात्रों का भी वही स्थिति है कि उनकी भी डेथ के पीछे के कारण ये तो माना ही जाता है कि परीक्षा में फेल होना है, बार बार असफलताओं से हो जाते हैं। लेकिन अभी जो चलन चल रहा है उसमें विद्यार्थी को ऐसा भी हो गया कि जो बच्चा है, अब स्कूल का वो जो वातावरण पूर्व मतलब थोड़ा सा प्राचीन काल में एक जनरेशन पहले चल रहा था कि शिक्षक अगर मार देते थे, डांट देते थे तो बच्चा सह लेता था। अब यदि शिक्षक ने मार दिया, है ना, गलती से माँ बाप ने ही डांट दिया, मार दिया, तो भी बच्चा जाके सुसाइड कर लेता है। हम अगर रोज अखबारों के पन्नों को अगर पढ़ते हैं तो देखते हैं लिखा होता है कि माँ ने मोबाइल चलाने से मना किया तो बेटी ने दी जान। इस प्रकार की हेडलाइन हमको देखने को मिलती है। यानी कि समाज की सामाजिक सोच जो है वो बहुत कुंठित होती जा रही है और छोटी छोटी बात पर इन विद्यार्थियों के द्वारा आत्महत्या के प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब इनको मौत को गले लगाना बहुत आसान लगता है जीने से। अगर पिताजी ने डांट दिया, साइकिल नहीं दी, गाड़ी नहीं चलाने दी, दोस्त की पार्टी में नहीं जाने दिया तो मर रहे। इनकी मौत के आंकड़े परीक्षा में फेल होने से या परीक्षा के फेल होने की संभावनाओं से नहीं है, अन्य कारण हो गए। ब्रेकअप हो गया उसी उम्र में तो इन्होंने सुसाइड कर ली, कुछ गलत काम कर लिए, पैसे कहीं खला लगा दिए और उसके बाद घर में पता चल गया तो सुसाइड कर ली। मतलब
मतलब एक ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है कि धीरे धीरे मतलब कुछ भी सहने की जो क्षमता है ना वो समाप्त होती जा रही है। ठीक है, वहीं हम अगर इनकी राज्यवार आंकड़ों की बात करें कि ये जो आत्महत्या के मामले निकल के आए हैं, अगर इनमें राज्यवार देखें कि सबसे ज्यादा मौतें किस राज्य में हो रही हैं, तो वो स्थिति है महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र में भी अगर हम बात करें तो कृषि के क्षेत्र में 4006 आत्महत्याएं हुई हैं पिछले वर्ष रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, अब यहां पर अगर कृषि श्रमिकों की आत्महत्याओं का मामला देखें तो 15% की बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 1-2 साल में हमने सूखे जैसी स्थिति का भी सामना किया था, सूखा पड़ा था महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके कारण फसल बर्बाद हो गई, बाद में ठंडी भी ज्यादा पड़ गई, तो किसानों के अंदर जो भाव है, क्योंकि देखो किसान की फसल खराब होती ना तो केवल फसल खराब नहीं होती, उसके सपने मर जाते हैं, उसकी आशाएं टूट जाती हैं, क्योंकि वो फसल को देखते हुए ही अपने परिवार को चलाने के लिए कर्जा ले लेता है सॉरी, फसल को देखते हुए ही वो अपना कर्जा ले लेता है या भविष्य की रणनीतियां बनाने लगता है, बेटी के शादी के सपने संजोने लगता है, बच्चों की पढ़ाई के, और फसल नष्ट हो जाती है तो ये सारे सपने मर जाते हैं उसके साथ। तो ऐसी कई स्थितियां, विकट परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं कि किसान उन सब से दूर हटने के लिए या इतना प्रताड़ित हो जाता है मानसिक कि वो आत्महत्या की ओर चला जाता है। तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, उसके बाद कर्नाटका है, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। इन सभी राज्यों की स्थिति बहुत खराब चल रही है आत्महत्या के मामलों में। और विगत 2 वर्ष की स्थिति के आंकड़े देखोगे तो कोरोना ने भी इनमें वृद्धि की है, क्योंकि कोविड के कारण ही कई लोगों की नौकरियां चली गई, कई लोगों के धंधे पानी जो थे वो समाप्त हो गए पूरे, उनके व्यवसाय चौपट हो गए, तो कर्जा भी बढ़ता गया और इनकम भी नहीं रही। तो लोगों ने एक ही चीज को, वो था उनके पास सबसे सरल उपाय बचा कि ठीक है सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, और वहां से एक पूरी कहानी बदल गई। उसके बाद उनके परिवारजनों की स्थितियां बिगड़ती हैं, ये सबसे स्वाभाविक है, ऐसा होता रहता है। ठीक है, कारणों की बात करें एक नजर ये कि आखिर इस तरह का मामला क्यों बन रहा है, तो मौतों का कम से कम 1% ऐसा है जिसमें गरीबी बेरोजगारी में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है। अब गरीबी क्यों आ रही है, हमने वही देखा ना कि नौकरी चली गई तो नौकरी नहीं है तो सैलरी नहीं आनी या पैसा नहीं आना है घर में, तो गरीबी होगी, गरीबी होगी तो भूखमरी आएगी, शिक्षा भी नहीं मिलेगी परिवार को। तो ये सारी स्थितियां या बेरोजगारी या गरीबी का जो एक दुष्चक्र है वो भी आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए व्यक्ति को जिम्मेदार होता है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे अच्छी शिक्षा का अभाव, ठीक है, या रोजगार का अभाव, इन सभी कारणों को हम जिम्मेदार मान सकते हैं। ठीक है, और यहीं पर हम बात कर रहे हैं कि गरीबी और बेरोजगारी में जो है आत्महत्या के मामलों में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद नशीली दवाओं का दुरुपयोग, शराब की लत, बीमारी या पारिवारिक समस्याएं आती हैं। हम बात करें कि वो नशीली दवाइयों का सेवन करता रहा और वो दारू पिए पिए पुल से कूद गया, मर गया। ठीक है, होश में नहीं था, आवाज में नहीं था, लेकिन ये जो लत है ना इस तरह की, ये इतनी कठिन हो जाती है कि कई बार व्यक्ति घर के सारे बर्तन, सारे गहने जेवर, घर सब गिरवी रख देता है और पीता रहता है। एक समय पे उसे लगता है कि अब मैं कर्जा कैसे चुकाऊंगा या क्या, तो वो आत्महत्या कर लेता है, मौत को गले लगा लेता है। वहीं कई बार ऐसी कुछ जटिल बीमारियां हो जाती हैं लोगों को कि उनके इलाज के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है और उनका परिवार उनकी बीमारी के कारण परेशान रहता है, तो लोग वो अपने आप से सुसाइड कर लेते हैं, छत से कूद जाते हैं या कोई दवाई ऐसी खा लेते हैं जिससे उनकी मौत हो जाए। ठीक है, तो यहां पर ये मामले भी हमें दूसरे तीसरे नंबर पर देखने को, पारिवारिक समस्याएं सभी के घर में होती हैं यार। घर में 4 लोग रहेंगे तो थोड़ी बहुत तो खिटपिट तो होती रहती है। वो एक कहावत भी है कि घर में 4 बर्तन रहेंगे तो आवाज तो आएगी, कोई किसी को डांटेगा, समझाने का प्रयास करेगा, और आपके जो हितैषी होते हैं ना वही आपके साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। बाकी अन्य लोगों को क्या लेना देना आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, लेकिन वही पारिवारिक समस्याएं, पति पत्नी के झगड़े हो रहे हैं, तलाक हो रहा है या माता पिता के बीच में मारपीट हो रही तो बच्चे नहीं सह पा रहे हैं, तो इस कारण भी आत्महत्याओं के मामले जो है बढ़ रहे हैं। ठीक है, वहीं छात्रों वाले मामलों की हमने देखा कि छात्रों की आत्महत्या में जो मौतों की वृद्धि दर्ज की गई है उसका कारण केवल परीक्षा में फेल होना नहीं है, वो उनके लंबे अवधि के जो है कि शायद शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त हो कि नहीं, 10वीं में फेल हो गए, 11वीं 12वीं कर पाए। मैंने इसके पहले भी चर्चा की कि कहीं ब्रेकअप हो रहा है उनका, कहीं माता पिता मोबाइल नहीं चलाने दे रहे, कहीं दोस्त की पार्टी में नहीं जाने दे रहे, तो इन कारणों के वजह से भी छात्रों के बीच में आत्महत्या के मामलों में वृद्धि हुई है। ठीक है,
हालांकि सरकार जो थी ना वो शुरुआत से ही इन सब चीज़ों से दूर रखने के लिए काफ़ी सारी जो प्रोग्राम थे, कार्यक्रम थे, उनको संचालित कर रही थी। ठीक है, यहाँ पर कुछ एक लिस्ट दी गई है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो सरकार ने जारी की थी। तो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम लेके आई थी किरण, लेके आई थी, और मनोदर्पण पहल। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम जो 2017 था, उसका उद्देश्य मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना था। कई बार इस तरह की चीजों से जो ग्रसित व्यक्ति रहता था वो आत्महत्या का प्रयास करता था, तो आईपीसी की धारा 309 के तहत उसे अगर बच गया तो सजा होती थी, जुर्माना लगता था, तो उसे हटा दिया गया वहां से कि भाई साहब सजा नहीं दी जाएगी उसे, है ना, और उसे मतलब देखभाल केंद्र में भेजा जाएगा जहां से उसका सुधार किया जा सके। और जब इनके इलाज की बात आएगी तो इलाज में भी करंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, करंट के माध्यम से इलाज नहीं किया जाएगा। तो बहुत सारी बातें थी जो मानसिक पीड़ित जो व्यक्ति थे उनके स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित प्रयास किए गए थे सरकार के द्वारा। ठीक है, वहीं एक किरण करके एक पहल चलाई थी। किरण के साथ क्या था कि ये जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय था ना, इसी ने इसको जारी किया था कि चिंता, तनाव, अवसाद, जो आत्महत्या के विचार या उनसे स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए, भाई साहब आपको ऐसा लग रहा है कि आप तनाव में हो तो आप हमें फोन कीजिए। यानी कि आप किरण वाले जो टोल फ्री नंबर था वो बढ़िया आपको 24/7 खुला था कि भाई साहब आप फोन लगाओ, बात करो हमसे, आप बताओ कि आप तनाव में क्यों हो, आपके अवसाद का कारण क्या है, आपको किस बात की चिंता लग रही है। हम आपके साथ सलाह करेंगे, काउंसलिंग करेंगे और आपकी मनोवृत्ति को बदलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसी तरह से मनोदर्पण पहल था। और मनोदर्पण पहल क्या था, जो आत्मनिर्भर भारत योजना अभियान चला रही सरकार, उसी के तहत शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया पोर्टल था। ठीक है, इसका उद्देश्य कोविड-19 के समय में छात्र हो, उनके मम्मी पापा हो या शिक्षकों को, सबको जोड़कर उनकी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा जो थी उसको बेहतर करने के प्रयास के लिए लाया गया था। और इसके माध्यम से भी काउंसलिंग ही की गई, शिक्षकों की गई, अभिभावकों की गई, छात्रों की या अन्य परिजनों की, कि इस काल में हम महामारी के दौर में कैसे समायोजन या कैसे समन्वित तरीके से बढ़ते हुए शिक्षा को भी साथ में लेकर आगे बढ़ते चलें, जो विकट परिस्थितियां आ रही हैं उनका कैसे सामना करें, इसके लिए भी मनोदर्पण पहल के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से चीजों को बतलाया गया और सरकार के द्वारा ये पहल बहुत अच्छी पहल मानी गई थी। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो विषय था हमने पूरी चर्चा कर दी। आप सभी चीजों को इसमें सम्मिलित करते हुए अपने आंसर को बना सकते हैं और प्रीलिम्स में आपको लिखना हो तो आप बता सकते हो कि किन कारणों के कारण आत्महत्याएं हो रही हैं और उनको रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सबसे आखिरी विषय आज के, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण अधिनियम 1969 का। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, ये चर्चा का विषय इसलिए बन गया कि केंद्र सरकार जो है ना इसमें संशोधन करने का प्रस्ताव लेकर आई है। ठीक है, प्रस्ताव बनाया है इन्होंने कि हम इसमें संशोधन करेंगे, एक उपपंजीयक के पद को बनाने वाले हैं और जो जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड है ना उनको राज्यवार केंद्र के साथ में एकीकृत करने की बात कर रहे हैं कि जो राज्य का रजिस्ट्रार होगा, राज्य का पंजीयक होगा, वो सारे आंकड़ों को केंद्र के रजिस्ट्रार या केंद्र के पंजीयक के साथ जोड़कर और इनको एकीकृत करेगा राष्ट्रीय, मतलब जो हम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है, उसके साथ उसके आंकड़ों में इसको जोड़ेंगे। तो जो जनगणना का मामला रहेगा या सरकार उन आंकड़ों को देखकर जो योजनाएं बनाती हैं उनके क्रियान्वयन की बात होगी तो वो बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, इसे राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत जन्म मृत्यु के डेटाबेस को बनाए रखने में सक्षमता प्रदान करने के लिए लाया जा रहा है। लेकिन ये प्रस्ताव है, अप्रस्ताव है, फिर संसद में आएगा, फिर संसद उस पर बहस करेगी, चर्चा विमर्श होगा, फिर उसके बाद ये संशोधन होने के बाद कानून बनेगा। लेकिन अभी ये कानून बना नहीं है, केवल प्रस्ताव मात्र आया है। ठीक है, और ये 1969 से चला आ रहा है। ठीक है, अब इसमें ये बात की जा रही है कि जो चीफ रजिस्ट्रार होगा, मुख्य रजिस्ट्रार, ठीक है, कौन करता है इसे, तो इससे राज्य सरकार करती है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि एक यूनिफाइड एकीकृत डाटाबेस तैयार करेगा स्टेट लेवल पर और उसे ही केंद्र के साथ में जोड़ देगा। तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं, कैसे फायदेमंद होगा। ठीक है, सबसे पहले तो यही कि भाई साहब ये जो जन्म मृत्यु का पंजीकरण है ये क्या है, तो आपको पता होगा
है ना, मौर्य काल मुगल काल से ये जो प्रथा चली आ रही है जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को जोड़े जाने की। मतलब सबसे पहले हम मौर्य काल से पाते हैं कि मौर्य काल से छोटे छोटे इलाकों में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनने प्रारंभ कर दिए थे। अभी हम देखते हैं नगर पालिका नगर निगमों का ये काम रहता है, ठीक है, पूरे आंकड़ा जुटाना, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें वगैरह ये सब करती हैं, उसी से जनगणना होती है और सारी योजनाएं या जनसंख्या के जो मामले देखे जाते हैं उसी से निर्भर होकर निकल के आते हैं। तो एक बहुत बड़ा अनिवार्य कार्य होता है। अगर किसी का जन्म हुआ तो आपको उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, कोई मरा है तो उसे भी रजिस्टर कराना पड़ेगा, उसे भी बताना पड़ेगा कि व्यक्ति मर गया, क्योंकि कई बार पेंशन योजना होती है और मरे हुए व्यक्ति के नाम से ही लोग पेंशन निकालते रहते हैं, तो एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध माना जाता है। तो इस तरह के मामलों को रोकने के लिए और नए डेटा को जोड़ने के लिए कि बच्चे जन्म ले रहे हैं तो क्या स्थिति चल रही है, क्योंकि पिछले हमने क्लास में जब जन्म मृत्यु जो प्रजनन दर है, कुल प्रजनन दर, उसमें कमी देखी गई, तो वो भी इसी के आधार पर निकल के आई। ठीक है, तो जन्म और मृत्यु का जो पंजीकरण कराना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अधिनियम आया था 1969 इसी के साथ में। अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो फिर उसके खिलाफ आपराधिक मामला जो है वो दर्ज किया जाता है। ठीक है, तो आप ये समझ गए इसके तहत। अब प्रस्तावित संशोधन अधिनियम जो है वो क्या क्या बदलने वाला है, तो एकीकृत डाटा बनाए रखने के लिए एक मुख्य रजिस्ट्रार वाली बात हो रही कि जो मुख्य रजिस्ट्रार होगा ना राज्यों के द्वारा नियुक्त व्यक्ति, वो राज्य स्तर पर एक एकीकृत डाटाबेस को तैयार करेगा और उसे क्या करेगा, वो भारत के रजिस्ट्रार जनरल के साथ, ठीक है, जिसकी नियुक्ति गृह मंत्रालय करता है, तो इसके साथ जोड़कर और राष्ट्रीय स्तर पर एक डेटाबेस तैयार करेगा। मतलब एक इंटीग्रेटेड डाटाबेस, एकीकृत डाटाबेस यहां पर तैयार होगा और उस डाटाबेस के माध्यम से ही वो क्या करेंगे, सारे आंकड़ों को जोड़कर और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जो होगा उसमें सम्मिलित कर लेंगे। दूसरा, विशेष उपपंजीयक। ठीक है, अभी अगर हम बात करें कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण राज्यों के द्वारा नियुक्त स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि मुख्य रजिस्ट्रार के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही एक नया पद निकल के आएगा, विशेष उपपंजीयक। ठीक है, सब रजिस्ट्रार की बात यहां पर इन्होंने कर दी, स्पेशल सब रजिस्ट्रार की बात, कि विशेष उप रजिस्ट्रार की नियुक्ति होगी। किस लिए? आपदा की स्थिति में उनकी या किसी अन्य सभी शक्तियों को या कर्तव्यों के साथ मृत्यु के पंजीकरण और उसके उद्धरण जारी करने के लिए निर्धारित की जा सकेंगी। तो अगर ये नहीं रहेंगे तो उनके स्थान पर एक ऐसा उपपंजीयक और रहेगा जो ये सारे मामले देखेगा। तो ये दो प्रस्ताव हैं संशोधन के बाद जो आने वाले हैं। ठीक है, इससे काफी सारी चीजें अच्छी होंगी और राष्ट्रीय जनसंख्या जो रजिस्टर है वो विधिवत तरीके से बनेगा। तो ये थे आज के हमारे चारों विषय। ठीक है, आशा करता हूं आपको पसंद आए होंगे। यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, आने वाले वीडियो में मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।